कैश टू लेक्चर नंबर 25। लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखा था इन शॉर्ट रन, और उसके अलावा हमने एक डायग्राम बनाई थी, वो थी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय अ मोनोपोलिस्ट, कि जहां मोनोपोलिस्ट एक ही चीज की डिफरेंट कस्टमर से या डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा हमने देखा था फर्म इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन शॉर्ट रन। उसके हमने 3 केस देखे थे। पहला था एबनॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा नॉर्मल लॉस या सब नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखते हैं फर्म इक्विलिब्रियम अंडर monopolistic competition in long run, कि एक ऐसी फर्म जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रन कर रही है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में काम कर रही है, उसका लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कैसा होगा। सो इन लॉन्ग रन अ फर्म under monopolistic competition always earns not a profit। लॉन्ग रन में कोई भी फर्म जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रन कर रही है, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में काम कर रही है, वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। इसकी वजह क्या है कि फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों अर्न करेगी। हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जब फीचर्स पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि लो बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, नई फर्म्स का दाखला मुश्किल नहीं है, नई फर्म्स के दाखले पे बैरियर्स बहुत कम है, मतलब नई फर्म्स के रास्ते में रुकावटें कम है, मार्केट में नई फर्म्स इजीली पेनिट्रेट कर सकती हैं। सो जब नई फर्म्स मार्केट में एंटर हो सकेंगी तो होगा क्या, अगर तो इफ existing firms are making supernormal profits, अगर तो एग्जिस्टिंग फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, इफेक्ट क्या आएगा, न्यू फर्म्स विल एंटर द मार्केट। अगर एग्जिस्टिंग फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं तो उन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को देख के मार्केट में नई फर्म्स एंटर होना शुरू हो जाएगी। नई फर्म्स की एंट्री से क्या होगा, कॉस्ट विल राइज। जब नई फर्म्स एंटर होंगी तो कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। वजह क्या है, लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड राइज करेगी ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ेगी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स विल नॉट प्रिवेल, तो फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मार्केट में प्रिवेल नहीं कर सकेंगे। सो लॉन्ग रन में फर्म्स के लिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना तो मुमकिन नहीं है। अब बचे 2 केस। इफ एग्जिस्टिंग फर्म्स आर मेकिंग सब नॉर्मल प्रॉफिट्स और normal losses, those firms will quit the market। कोई भी फर्म लॉन्ग रन के अंदर लॉस के ऊपर नहीं चल सकती,
सो लॉन्ग रन में क्या होगा, जो फर्म्स लॉस के ऊपर चल रही होंगी वो लॉन्ग रन में क्विट कर जाएंगे। सो हुआ क्या, जो फर्म्स एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही थी, नई फर्म्स के आने से वो एबनॉर्मल प्रॉफिट ड्राई आउट हो गया, और जो फर्म्स लॉस पे चल रही थी लॉन्ग रन में वो लॉस को देखते हुए क्विट कर गई। सो एक ही तरह की फर्म्स मार्केट में प्रवेल करेंगी, मार्केट में बचेंगी, और वो फर्म्स होंगी ऐसी फर्म्स जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। सो इन लॉन्ग रन ईच फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट की हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे आ जाएगी क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे आपके आ जाएंगे रेवेन्यूज एंड कॉस्ट एंड प्राइस। तो सबसे पहले एवरेज रेवेन्यू कर्व, उसके साथ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब फर्म का एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व को टच करते हुए गुजरे। तो ये आ गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, LAC। L stands for लॉन्ग रन। सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसा होगा जो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर एवरेज रेवेन्यू के साथ टेंजेंट होगा, एवरेज रेवेन्यू को टच करते हुए गुजरेगा। अब फर्म के लिए इक्विलिब्रियम यही पॉसिबल है कि वो इसके बिल्कुल नीचे इक्विलिब्रियम ले ले ताकि वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सके। सो फर्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रा करते हैं। ये आ गया फर्म का लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, LMC। तो जिस जगह पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने मार्जिनल रेवेन्यू को कट किया वहां पे आ गया इक्विलिब्रियम, वहां से फैसला हो गया क्वांटिटी का। फर्म विल प्रोड्यूस OQ क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, या सिंपली टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा, एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी है OQ, एवरेज रेवेन्यू के लिए क्या करेंगे, इस क्वांटिटी से एक लाइन लेके जाएंगे ऊपर एवरेज रेवेन्यू तक। वो लाइन लेके गए एवरेज रेवेन्यू तक, पॉइंट A पे कट किया। सो OQ क्वांटिटी के ऊपर AQ प्राइस या एवरेज रेवेन्यू होगा। तो लेंथ इनटू विड्थ, ये पूरे का पूरा आपका बन गया रेक्टेंगल OPAQ। सो फर्म का टोटल रेवेन्यू होगा OPAQ। अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट का फार्मूला है एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी है OQ, एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, इस क्वांटिटी से एक लाइन लेके जाएंगे जहां ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को कट करे। वो पॉइंट भी सेम है A। तो फर्म की इस OQ क्वांटिटी के ऊपर फर्म की लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है AQ। तो ये भी रेक्टेंगल बन गई OPAQ। सो फर्म का टोटल कॉस्ट और फर्म का टोटल रेवेन्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बराबर हैं। सो फर्म इज मेकिंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। नॉर्मल प्रॉफिट मीन ऐसा प्रॉफिट जो फर्म ने ऑलरेडी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर शामिल कर दिया है। ये ऐसा प्रॉफिट है जो एंटरप्रेन्योर ने ऑलरेडी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर शामिल कर दिया हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है रेंट ऑफ लैंड, वेजेस ऑफ लेबर, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। सो फर्म जितने की शेयर बनाएगी उतने की ही आगे सेल कर देगी, और आपके एंटरप्रेन्योर को सिर्फ वही वाला प्रॉफिट मिलेगा जो उसने ऑलरेडी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया होगा। सो इन लॉन्ग रन अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑलवेज अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट। यहां तक हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का टॉपिक कंप्लीट है। सिर्फ इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहते हैं, वो हम इकट्ठे इंशाल्लाह एक ही दिन कवर करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, मोनोपोली के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, और फिर ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मार्केट में प्रिवेल करते हैं। सो लेट्स मूव टू ओलिगोपोली, फर्म इक्विलिब्रियम अंडर ओलिगोपोली।
फर्म इक्विलिब्रियम अंडर ओलिगोपोली। जब ओलिगोपोली के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, फीचर्स पढ़े थे, उसमें हमने देखा था अ फ्यू लार्ज फर्म्स डोमिनेट द मार्केट। मार्केट में चंद बड़ी बड़ी फर्म्स होंगी, फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, सेलुलर सर्विसेज प्रोवाइडर्स, ये सारे के सारे आते हैं आपके ओलिगोपोली के अंदर। तो अ फ्यू लार्ज फर्म्स डोमिनेट द मार्केट। सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, नई फर्म के दाखिले पे सिग्निफिकेंट बैरियर्स होंगे, यानी कि नई फर्म का दाखिला नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर होगा। ये जितने सेक्टर्स का मैंने नाम लिया है, इन तमाम सेक्टर्स में सबसे बड़ा बैरियर आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। एक ह्यूज कैपिटल रिक्वायर है इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तीसरा इनका फीचर, प्रोडक्ट्स आर नियरली सिमिलर, इन सब की प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम होती है। सीमेंट वालों को देख लें, सबका एक ही जैसा प्लांट है और एक ही जैसा सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। सेलुलर सर्विसेज वालों को देखें, सारी कंपनीज वही कॉल, वही एसएमएस, एमएमएस और 4G इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इम्परफेक्ट नॉलेज, मार्केट में नॉलेज वाइड स्प्रेड है लेकिन परफेक्ट नहीं है। कस्टमर कंपनीज की प्रोडक्ट को आपस में कंपेयर कर सकता है लेकिन परफेक्ट नॉलेज मार्केट में प्रिवेल नहीं कर रहा। फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट, फर्म्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। फर्म्स वाले अपने तमाम प्राइसिंग के डिसीजन, अपनी मार्केटिंग कैंपेन के डिसीजन, अपने प्रोडक्शन के डिसीजन दूसरी फर्म्स को देख के लेती हैं। सो फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट। फिर यूजुअली अ लार्ज फर्म डोमिनेट्स द मार्केट, मार्केट में आमतौर पे कोई एक बड़ी फर्म होती है जो पूरी मार्केट को एक लीडर के तौर पे लीड कर रही होती है। सो डिफरेंस इन साइज ऑफ फर्म, अगर हम पीएसओ की एग्जांपल लें तो अकेले पीएसओ का शेयर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में 68% है और जो बाकी 9-10 कंपनीज हैं उनका मिला के शेयर 32% है। सो डिफरेंस इन द साइज ऑफ फर्म्स एग्जिस्ट। इसी तरह अगर आप जैज की बात करें तो सेलुलर सर्विसेज प्रोवाइडर्स में अकेले जैज का शेयर नियरली 45% है। फिर नो यूनिक प्राइसिंग बिहेवियर, फर्म्स का प्राइसिंग बिहेवियर कोई खास नहीं होता, आमतौर पे एक दूसरे को देख के फैसला कर लेते हैं। फर्म्स इन्वेस्ट हैवीली ऑन मार्केटिंग, फर्म्स मार्केटिंग के ऊपर बहुत हैवीली पैसा इन्वेस्ट करती हैं। डिफरेंट मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज करती हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर्स का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए। फिर इनसाइड कंपटीशन, आउटसाइड एग्रीमेंट, फर्म्स आपस में ताउन भी कर लेती हैं एक दूसरे के साथ। जिस तरह हमारे मुल्क के जितने भी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनका आपस में एग्रीमेंट है कि हमने प्राइस के ऊपर एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करना। एग्रीमेंट तो कर लिया लेकिन अंदर खाने इनका फिर भी कंपटीशन चलता है। वजह क्या है? तमाम फर्टिलाइजर वालों ने अपना फर्टिलाइजर फार्मर्स को सेल करना है और मुल्क के अंदर फार्मर्स फिक्स हैं। सो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये प्राइस तो यूज कर नहीं सकते, फिर ये करते क्या हैं, डिफरेंट मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज करते हैं कि कस्टमर इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। कई तरह की इनामी स्कीमें निकालते हैं, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, फार्मर्स को फर्टिलाइजर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर या उधार के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर इनका आउटसाइड आपस में एग्रीमेंट हो भी जाए, इनसाइड इनका कंपटीशन चलता रहता है। उसके अलावा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस अक्कर के डिफरेंट जो फर्म्स हैं वो आपस में मिलके एक होती रहती हैं। कि जिस तरह जैज ने वारिद को एक्वायर कर लिया, परचेज कर लिया, फर्म्स एक हो गई, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। इसी तरह ऊबर ने करीम को एक्वायर कर लिया, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ एक्विजिशन। इसी तरह समिट बैंक ने माय बैंक को मर्ज कर दिया, इन्होंने खरीदा नहीं, माय बैंक को अपने साथ शामिल कर लिया सिर्फ। सो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस अकर, ये कुछ मेन फीचर्स हैं ओलिगोपोली के।
के अंदर कई तरह के मॉडल मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। हमने जो मॉडल स्टडी करना है, हमारे सिलेबस में सिर्फ दो मॉडल हैं इसके। एक है क्लूसिव ओलिगोपोली, where firms cooperate with each other। ये ओलिगोपोली की एक ऐसी काइंड है जिसमें फर्म्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं। सारे फर्म्स वाले मिलके एक हो जाते हैं, ओनरशिप में नहीं, हर फर्म अपनी जगह पे अलग अलग रहेगी। करेंगे क्या, सारे मिलके सप्लाई को इस तरह से कंट्रोल करेंगे कि शेयर को महंगा कर सकें, अपनी प्रोडक्ट को हाई रेट के ऊपर सेल कर सकें। यही इनका कंक्लूजन का मकसद होता है कि प्रोडक्ट की सेल, प्रोडक्ट की क्वांटिटी चाहे कम हो जाए लेकिन उसकी प्राइस बढ़ाई जा सके। तो हमारे सिलेबस में जो क्लूसिव ओलिगोपोली का है वो है कार्टेल। हम कार्टेल को स्टडी करेंगे इसके। तो कंडीशंस पार्ट है, कार्टेल बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस मार्केट में प्रिवेल करनी चाहिए। सबसे पहले a few firms constitute the market। मार्केट में चंद एक ही बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, मार्केट कह लें या इंडस्ट्री कह लें, एक तरह की तमाम फर्म्स को इकट्ठा कर लें तो इंडस्ट्री बन जाती है। सो मार्केट के अंदर चंद बड़ी बड़ी फर्म्स होनी चाहिए। दूसरा, they produce सिमिलर प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होनी चाहिए, एक ही जैसे प्रोडक्ट ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा, they have same प्रोडक्शन टेक्निक, इनकी प्रोडक्शन टेक्निक या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेम होनी चाहिए। They are open to each other in terms of process and cost। तमाम फर्म्स को एक दूसरे की कॉस्ट का और एक दूसरे के प्रोसीजर्स का, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी का मुकम्मल इल्म हो। तमाम फर्म एक ही जैसी टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं और सबकी प्रोडक्शन कॉस्ट नियरली सेम है। फिर कंट्रोल ओवर सप्लाई, फर्म्स को सप्लाई के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए ताकि अपनी मर्जी से सप्लाई को शॉर्ट करके उस शेयर को महंगा कर सके। प्रोड्यूसर के पास एक ही हथियार होता है शेयर को महंगा करने का, सप्लाई शॉर्ट कर दें। जैसे ही सप्लाई फॉल करेगी उस शेयर की प्राइस मार्केट में ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। सो कंट्रोल ओवर सप्लाई। डिमांड शुड बी प्राइस इन इलास्टिक। फर्म जो प्रोडक्ट, जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है उसकी डिमांड प्राइस के लिहाज से इन इलास्टिक होनी चाहिए। प्राइस इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि जब फर्म्स अपनी प्राइस को इंक्रीज करें तो मार्केट में उनकी डिमांड में बहुत ज्यादा कमी ना आए, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा ड्रॉप ना करे। क्वांटिटी का डिक्रीज थोड़ा सा हो लेकिन प्राइस का इंक्रीज काफी ज्यादा हो। सो डिमांड शुड बी प्राइस इन इलास्टिक। A large dominant firm exists। एक बड़ी फर्म का एग्जिस्ट करना लाजमी तो नहीं है कार्टेल के लिए, लेकिन बड़ी फर्म करती क्या है, वो तमाम फर्म्स को इकट्ठा कर लेती है, तमाम फर्म को इकट्ठा कर लेगी एक एग्रीमेंट के ऊपर। फिर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये कार्टेल बनाने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब उसे मिलती जुलती कोई चीज मार्केट में ना हो। और आखिरी, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन।
जब ये कार्टल बना के शय को महंगा करेंगे तो गवर्नमेंट इसके अंदर बिल्कुल दखल ना दे। हमारे मुल्क के अंदर सीमेंट का कार्टल बना था 2009-10 के अंदर, तो एक महीने के अंदर अंदर ये सीमेंट बैग की प्राइस को डबल पे ले गए थे। तो हुआ क्या था, अब कंडीशंस देखते हैं। फ्यू फर्म्स, मुल्क के अंदर टोटल 12 या 13 कंपनीज हैं जो सीमेंट प्रोड्यूस करती हैं। पायनियर, अस्करी, डीजी सीमेंट, फौजी सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, चंद एक बड़ी बड़ी फर्म्स हैं। सिमिलर प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट मिलती जुलती है एक दूसरे के साथ। प्रोडक्शन टेक्निक इन सब की सेम है, प्लांट एक जैसे हैं। इन सब की चूंकि प्लांट एक जैसे हैं, प्रोडक्ट एक जैसी है, तो इन सब की कॉस्ट बराबर है और इन सब को एक दूसरे की कॉस्ट का और एक दूसरे की प्रोडक्शन टेक्निक का पता है। फिर कंट्रोल ओवर सप्लाई, चूंकि ये मैन्युफैक्चर्ड गुड है तो फर्म्स इजीली सप्लाई को कंट्रोल कर सकती हैं, और कुछ नहीं तो ये मेंटेनेंस के नाम पे प्लांट्स को बंद करके, शट डाउन करके प्रोडक्ट की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। अ लार्ज डोमिनेंट फर्म एग्जिस्ट्स, यहां पे आपका डीजी सीमेंट एक लार्ज फर्म है जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है, जो मार्केट को लीड कर सकती है। फिर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, मार्केट में सीमेंट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टी प्लाजा बनाना चाह रही है, उसे हर सूरत सीमेंट परचेज करना पड़ेगा। मड की मदद से आप लार्ज साइज के प्लाजास कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह व्हाइट सीमेंट वो भी स्मॉल स्केल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है या बिल्डिंग की फिनिशिंग के लिए यूज हो सकता है, वो कंस्ट्रक्शन के लिए, लेंटर वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। सो सीमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में कंस्ट्रक्शन के लिए। और फिर नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट दखल तो देती है आमतौर पे, गवर्नमेंट ने दखल दिया भी था, लेकिन गवर्नमेंट को मार्केट कंडीशन समझने में और गवर्नमेंट को फिर एक स्ट्रेटजी बनाने में 2 से 2.5 महीने का टाइम लग गया था। इस दौरान सीमेंट कार्टेल वाले अच्छा भला मुनाफा कमा चुके थे। सो ये कुछ मेन कंडीशंस हैं कार्टेल बनने के लिए। अब ये करेंगे क्या? हाँ, डिमांड शुड बी प्राइस इनइलास्टिक, सीमेंट की डिमांड इनइलास्टिक है। वजह क्या है? मार्केट में सब्स्टिट्यूट है कोई नहीं, हमारे मुल्क की आबादी ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, इट मीन हमारे लोगों को ज्यादा घर चाहिए हर साल। ज्यादा घरों की डिमांड को पूरा करने के लिए मार्केट में कंस्ट्रक्शन हर टाइम जारी रहती है, और जब कंस्ट्रक्शन चलेगी तो सीमेंट चाहिए होगा। इसके अलावा मुल्क की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनेंगे सीमेंट चाहिए होगा। सो डिमांड इज प्राइस इनइलास्टिक। अब होगा क्या? इस तरफ ले लेते हैं डिमांड एंड सप्लाई, वाई एक्सिस पे ले लेते हैं प्राइस। हमने कहा है कि फर्म की जो प्राइस है, सॉरी जो डिमांड है, दैट शुड बी इनइलास्टिक। सो इनका डिमांड कर्व स्टीप बनेगा। और हमने कहा है फर्म्स हैव कंट्रोल ओवर सप्लाई, सो सप्लाई कर्व इलास्टिक बनेगा। डिमांड इनइलास्टिक और सप्लाई इलास्टिक। इफेक्ट क्या आया? ये आ गया QE इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये आ गई इक्विलिब्रियम प्राइस। जिस जगह पे डिमांड और सप्लाई कर्व ने एक दूसरे को कट किया, उस जगह पे इक्विलिब्रियम आया, वहां से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का फैसला हो गया और इक्विलिब्रियम प्राइस का फैसला हो गया। अब होगा क्या? काम कैसे होगा? सारी फर्म्स वाले मिलके करेंगे क्या? ये सप्लाई को फॉल करवा देंगे, सप्लाई को शॉर्ट कर देंगे, प्लांट्स बंद कर दिए, गोडाउन्स को बंद कर दिया, फर्म का ऑडिट शुरू करवा दिया, कोई भी बहाना लगा के ये सप्लाई शॉर्ट कर देते हैं, सप्लाई को फॉल करवा देते हैं। सो क्या हुआ? कार्टेल ने अपनी सप्लाई फॉल करवा दी। इसे हम शो कर रहे हैं एस कार्टेल के नाम से। इफेक्ट क्या आया? नया इक्विलिब्रियम वहां बनेगा जहां नया सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो कहलाया EC। इफेक्ट क्या आया? प्राइस सिग्निफिकेंटली
हाई हो गई और क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो गई। यही फर्म्स वाले चाहते थे कि इन्होंने प्राइस को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करवा दिया, लेकिन क्वांटिटी के अंदर थोड़ी सी कमी आई है। वजह क्या है? डिमांड इज प्राइस इनइलास्टिक। ये फर्म जो चीज प्रोड्यूस कर रही है उसकी डिमांड इनइलास्टिक है प्राइस के लिहाज से। यहीं से फर्म वाले मुनाफा कमाएंगे कि क्वांटिटी में थोड़ी सी डिक्रीज आएगी लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये अपनी आउटपुट को, अपनी प्रोडक्ट को बहुत महंगे रेट के ऊपर कस्टमर को सेल करेंगे। इफेक्ट क्या आएगा? फर्म्स विल अर्न टू मच, फर्म्स विल अर्न मोर एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। यही कार्टेल का मकसद। अगर आप आईकैप की बुक के अंदर देखें तो आईकैप ने कार्टेल का सप्लाई कर्व ड्रॉ नहीं किया, आईकैप ने डायरेक्ट ही लाइन लगा दी है बस स्टडी टेस्ट के अंदर कि ये कार्टेल की प्राइस है। तो कार्टेल की प्राइस निकालने का कोई तरीका भी तो होना चाहिए। सो कार्टेल वाले करेंगे क्या? ये सप्लाई को फॉल करवाएंगे, उस वजह से प्राइस ऊपर जाएगी और क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब प्राइस हाई है, हाई प्राइस को देख के हर फर्म का दिल चाहेगा कि वो सप्लाई बढ़ा दे, लेकिन अगर सप्लाई बढ़ाएंगे तो होगा क्या? कार्टेल नाकाम हो जाएगा। सो तमाम फर्म्स वाले सप्लाई के अंदर थोड़ी थोड़ी कमी कर देते हैं ताकि सप्लाई फॉल करे और सप्लाई के फॉल करने से प्राइस सिग्निफिकेंटली ऊपर चली जाए। जब फर्म्स ने 2009-10 के अंदर सीमेंट के ऊपर कार्टेल बनाया था तो ये सीमेंट बैग की प्राइस तकरीबन 100% ऊपर ले गए थे। सीमेंट बैग की प्राइस डबल हो गई थी लेकिन डिमांड में कोई 20% की कमी आई थी। इफेक्ट क्या आया? फर्म्स ने कोई 80-90% ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न किए, उतना अरसा जितना अरसा गवर्नमेंट ने कार्टेल को तोड़ नहीं दिया। क्योंकि हर मुल्क के अंदर एंटी मोनोपोली अथॉरिटी, एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी होती है जो कार्टेल को कंट्रोल करती है कि कोई भी फर्म कार्टेल ना बना सके, किसी इंडस्ट्री के अंदर कार्टेल ना बन सके। क्योंकि कार्टेल का एक ही मकसद होता है कस्टमर को, क्लाइंट को एक्सप्लॉइट करना, अपनी शेयर के ऊपर सुपर प्रॉफिट अर्न करना, अपने प्रोडक्ट को एक्सेसिवली हाई रेट के ऊपर सेल करना। सो ये है कार्टेल बनाने का तरीका। सो मेरी डायग्राम आईकैप की स्टडी टेक्स्ट से डिफरेंट है। आईकैप ने डायरेक्टली प्राइस ऑफ कार्टेल के ऊपर लाइन लगा दी है, मैंने प्रॉपरली सप्लाई को फॉल करवा के शो किया है कि प्राइस ऑफ कार्टेल ऊपर कैसे चलेगी। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस और फेलियर ऑफ कार्टेल। कार्टेल के मुकद्दर में होता है कि इससे लाजमी तौर पे टूटना होता है। जब इतनी हाई प्राइस देखते हैं तो तमाम फर्म्स के दिल में लालच आता है सप्लाई बढ़ाई जाए, तो तमाम फर्म्स नॉर्मली एक दूसरे से चीट करती हैं, कुछ टाइम के बाद सप्लाई बढ़ाती हैं और सप्लाई के बढ़ने से प्राइसेस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती हैं। सो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कार्टेल की सक्सेस या फेलियर को डिटरमिन करते हैं? पहला, नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री के अंदर फर्म्स कितनी हैं? जितनी फर्म्स थोड़ी होंगी कार्टेल उतना ही सक्सेसफुल होगा। वजह क्या है? थोड़ी फर्म्स को एग्रीमेंट पे लाना आसान होता है, थोड़ी फर्म्स को एक एग्रीमेंट के ऊपर लेके आना, उस एग्रीमेंट के ऊपर उनको राजी करना और उस एग्रीमेंट को पूरा करवाना आसान होता है एज कंपेयर टू ज्यादा फर्म्स के। सो लेसर द नंबर ऑफ फर्म्स सक्सेसफुल वुड बी द कार्टेल। सेकेंडली, कंट्रोल ओवर सप्लाई। फर्म्स का सप्लाई के ऊपर कंट्रोल कैसा है? जितना कंट्रोल ज्यादा बेहतर होगा उतना ही कार्टेल ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और अगर फर्म्स का सप्लाई के ऊपर कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है तो आपका कार्टेल अनसक्सेसफुल होगा, फेल हो जाएगा। इसीलिए एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के अंदर कार्टेल बहुत कम बनता है। रीजन क्या है? एग्रीकल्चरल कमोडिटी की सप्लाई को कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही हार्वेस्ट आएगा आपको हर सूरत मार्केट में सप्लाई करना पड़ेगा।
एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट, जिस कार्टल सिर्फ उसी चीज का सक्सेसफुल होगा जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल ना हो, और वो शय हो भी जरूरत की, नेसेसिटी हो, लग्जरी ना हो, जैसे सीमेंट की बात की है। इसी तरह फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वाले कार्टल बना लेते हैं। वजह क्या है? फर्टिलाइजर जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है, यूरिया है या और कोई भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फिर एग्रीमेंट ऑन इंडिविजुअल शेयर, फर्म्स आपस में राजी हो जाए, क्योंकि सप्लाई शॉर्ट करनी है ना, कोई फर्म बड़ी होगी, कोई फर्म छोटी होगी, सो तमाम फर्म्स आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सी फर्म सप्लाई को कितना शॉर्ट करेगी। सो फर्म्स का आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए कि किसने सप्लाई को कितना शॉर्ट करना है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फिर गवर्नमेंट इसके अंदर दखल ना दे, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट दखल देगी, गवर्नमेंट बाय लॉ कार्टल को अनलॉफुल डिक्लेयर कर देगी, गवर्नमेंट कार्टल को तोड़ देगी। जैसे पाकिस्तान में जब सीमेंट का कार्टल बना था, गवर्नमेंट ने कई स्टेप लिए थे। पहली बात, गवर्नमेंट ने सीमेंट की एक्सपोर्ट रोक दी थी ताकि मुल्क के अंदर सप्लाई बढ़ाई जा सके। दूसरा, गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत दे दी थी सीमेंट की, कि जिसने सीमेंट इंपोर्ट करना है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर ले। तीसरा, गवर्नमेंट ने बाय लॉ कार्टल को गैर कानूनी करार देकर तोड़ दिया था और फैक्ट्रीज को वार्निंग दी थी कि जिसके गोडाउन से सीमेंट निकल आया वो सारे का सारा स्टॉक गवर्नमेंट विदहेल्ड कर लेगी, जब्त कर लेगी, और गवर्नमेंट ऐसा किया भी था। तो इफेक्ट क्या आया? सीमेंट का कार्टल 2.5-3 महीने के बाद टूट गया। सो ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं जो आपके कार्टल के लिए जरूरी है। इसी तरह मार्केट इज स्टेबल, नो प्राइस वॉर्स अमंग द फर्म्स। मार्केट स्टेबल हो, फर्म्स के दरमियान प्राइस वॉर ना चल रही हो, जिस तरह यूफोन और बाकी तमाम कंपनीज की आपस में वॉर चल रही थी। जिन दिनों में यूफोन नई नई लॉन्च हुई थी, आने वाले कई सालों में यूफोन ने अपनी प्राइसेस जानबूझ के लो रखी थी ताकि बाकी कंपनीज को, बाकी फर्म्स को एक स्टिफ या स्ट्रिक्ट कंपटीशन दिया जा सके। सो मार्केट स्टेबल होना चाहिए, फर्म्स के दरमियान प्राइस वॉर नहीं होनी चाहिए। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी कार्टल के सक्सेस या फेलियर को डिटरमिन करते हैं। तो आज हमने ओलिगोपोली का पहला पढ़ लिया है हिस्सा, आधा हिस्सा पढ़ लिया है, विच इज क्लूसिव ओलिगोपोली, और क्लूसिव ओलिगोपोली के अंदर कार्टल, जिसमें फर्म्स सप्लाई को आर्टिफिशियली फॉल करवा के प्राइस को आर्टिफिशियली हाई करती हैं ताकि कस्टमर को सेम प्रोडक्ट महंगे रेट पे बेच के सुपर प्रॉफिट्स अर्न किए जा सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली को स्टडी करेंगे, which is related to Sweezy's किंग डिमांड कर्व मॉडल। वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।